दिल्ली की जमीन फिर कांपी। इस बार इंसान नहीं, सपने तोड़े गए। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर गढ़ी खुसरो में एक और बड़ी कार्रवाई ने सैकड़ों परिवार की नींव उजाड़ दी। मकान ढहे, दुकानें मलबा बनी और गोदाम की ईंट गवाही दे रही है कि यहाँ कभी किसी का सब कुछ हुआ करता था। गढ़ी खुसरो बुराड़ी विधानसभा का वो इलाका है जहाँ न डीडीए की चेतावनी गूंजी, न इंसानियत की आवाज, सिर्फ मशीन की गड़गड़ाहट और चीखती हुई उम्मीदें। इस कार्रवाई में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिनकी जिंदगी भर की पूंजी मिट्टी में मिल गई, पर कई चेहरे ऐसे भी थे जो मौके पर नजर नहीं आए। आए भी तो कैसे? शायद वो ईंटें उनकी मेहनत के गवाह थी ही नहीं। इस कार्रवाई पर मीडिया की नजर तो पड़ी, लेकिन सवाल मीडिया के नजरों से बच गया। कहीं ये कार्रवाई विकास की आड़ में साठगांठ का तो नहीं था? जनता पूछ रही है, क्या जनप्रतिनिधि को अपने ही क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं, या फिर बिल्डरों से रिश्ता का नक्शा जमीन से बड़ा हो गया है? केशव नगर गढ़ी खुसरो के लोग आज सिर्फ मलबे में अपना घर नहीं खोज रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र में अपनी जगह भी तलाश कर रहे हैं। क्या इस दर्द को कोई जनप्रतिनिधि संसद में या विधानसभा में उठाएगा, या फिर ये आवाज मलबे के नीचे दबी रह जाएगी? हमारी यह रिपोर्ट सिर्फ सवाल नहीं उठाती, ये उस गूंगे दर्द की जुबान है जिसे सुनने के लिए आज किसी नेता या जनप्रतिनिधि के पास वक्त नहीं। हम ये भी दिखाएंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने क्या आश्वासन देके गए थे। लेकिन उससे पहले ये सुनिए, कांग्रेस डेलीगेट एवं लोकसभा प्रभारी प्रवेश त्यागी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। सर, केशव नगर में डीडीए द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या यह जनहित में था या जन विरोधी? देखिए, डीडीए ने जो मुझे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां पर जो है कुछ अनऑथराइज कॉलोनी कटी हुई थी। उस कॉलोनी में जो मकान बने हुए हैं उन पे तोड़-फोड़ की कार्रवाई आज चल रही है। इससे पहले भी पिछले 1 वर्ष पहले भी यहाँ पे डीडीए ने कार्रवाई की थी। अब जहां तक आपके सवाल की बात है कि भी ये जनहित में है, ये सभी जानते हैं कि भी यहाँ से अर्बन एक्सटेंशन रोड है जो एयरपोर्ट से लेके और यहाँ कुंडली बॉर्डर तक बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा टुकड़ा उसके बीच में नजफगढ़ के पास जय विहार के आसपास रुका हुआ है वो, तो वो भी मुझे लगता है कि वो जोड़ दिया गया, शायद जल्दी 1-2 महीने तक वो चालू हो जाए और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए इस रोड को जो है एक्सटेंशन किया जाएगा और इधर सिग्नेचर ब्रिज के आसपास और उधर यूपी में ट्रोनिका सिटी को जोड़ने के लिए ये काम जो है, ये कार्रवाई जो है होनी है। तो ये तो जनहित का ही कार्य है। सर, कहते हैं इस तरह की कार्रवाई से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और निम्न वर्ग के लोग होते हैं। क्या यह वर्ग भेदी रवैया नहीं दर्शाता? निश्चित तौर पर दर्शाता है। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर 1 साल पहले आपको भी याद होगा कि तमाम चैनलों ने दिखाया था कि 1 साल पहले इसी केशव नगर में, इसी सुशांत विहार की तरफ, इसी जगह जो आज कार्रवाई डीडीए कर रहा है, 1 साल पहले भी शुरू हुई थी। तुरंत उसी वक्त जो है वो मेंबर पार्लियामेंट जो थे मनोज तिवारी जी आ गए बीच में और रात को उन्होंने रात भी गुजारी यहाँ, और वो तमाम जो है वो पूरी मीडिया के सामने सुबह उठ के सुबह एलजी साहब को फोन मिलाते हैं और वो स्पीकर ऑन करके बात करते हैं। वो सबके आपके चैनलों पर होगा, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं नहीं एलजी साहब, ये यहाँ पे नहीं चलेगा और आप कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करें। तो वो निर्देशित कर रहे हैं वहां एलजी साहब को, मेंबर पार्लियामेंट, और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पे रोक दी गई और आश्वासन क्या दिया गया, आपके ही चैनलों पे तमाम बातें कही गई। जिम्मेदार व्यक्ति है मनोज तिवारी जी, मेंबर पार्लियामेंट है। उन्होंने पिछले साल एक कहा था कि नहीं नहीं हमारी बात होगी है और जो मकान टूट गए, उसके अलावा किसी मकान को यहाँ नहीं छेड़ा जाएगा और हमारे को रोड बनाने के लिए जगह चाहिए थी और उसके लिए हम पुश्ते के दूसरी तरफ से रोड ले लेंगे। सबसे बड़ा झूठ अगर किसी गरीब जनता के साथ बोला तो किसने बोला? आज जो तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई है, डीडीए किसके अधीन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। जिम्मेदार कहाँ है? आपको ये सवाल हमारे आदरणीय एमपी मनोज तिवारी जी से करना चाहिए। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यहाँ लोगों के साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय को करवाने में अगर किसी का रोल है तो यहाँ के निगम पार्षद का है, यहाँ के विधायक का है
और यहाँ के एमपी का। यहाँ जितने भी नुकसान हुए हैं तो उसका भरपाई निगम पार्षद, एमपी और विधायक को करना चाहिए। निश्चित तौर पे करना चाहिए। मैं तो अपनी माननीय कोर्ट से भी ये दरखास्त करता हूँ, उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ये दरखास्त करता हूँ कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय भी जो है तमाम जो फैसले देते हैं और दे रहे हैं, उनको भी ऐसे फैसलों के बीच में ये संज्ञान लेना चाहिए जनहित में। यहाँ पे कॉलोनियां बसती हैं, तो वो बसती किसके कारण है? निगम पार्षद है। निगम पार्षद का क्या काम है? साफ सफाई व्यवस्था करवाना। अब क्या करता है निगम पार्षद? बनते ही सबसे पहले वो बिल्डिंग बनवानी शुरू कर देता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है, क्योंकि वैसे तो उसको कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है। वो तो मीटिंग में जाएगा, मीटिंग में जनता की बात रखेगा अफसरों के सामने, यहाँ इस गली में, इस मोहल्ले में ये दिक्कत है, वही तो बात करेगा। और उसको भत्ता मिलता है, 300 रुपए मिलते थे पहले एक बैठक के। दूसरी जिम्मेदारी विधायक की, विधायक जमीन का मालिक था। तीसरा बैठा है एमपी साहब। यहाँ चाहे कहने के लिए एमपी बीजेपी के रहे हो, विधायक आम आदमी का रहा हो, काउंसलर फिर बीजेपी का रहा हो, या अब आम आदमी का है, कुछ भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जनता का बेवकूफ बनाते हैं। अंदर सब मिलके बैठ के एक साथ ही मलाई चाटते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है, हमने पहले भी कहा था और हम आज फिर कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इन गरीब लोगों के साथ जो नुकसान हुआ है, इनको यहाँ पे कॉलोनी किसने कटवाई, मैं कह रहा हूं इसका पूरा डाटा रिकॉर्ड मौजूद है। सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि जो उस वक्त का एमएलए रहा हो, जिसके कार्यकाल में कॉलोनी कटी, जो उस वक्त का काउंसलर रहा हो, और जो उस वक्त का एमपी रहा हो, और जो अन्य प्रशासन जो उसमें भागीदार बनते हैं, जो खड़े होकर बनवाते हैं वहां पे, उस समय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन सब की लिस्ट बननी चाहिए। और लिस्ट बन के उनकी जेब से ये पैसा वसूला जाना चाहिए। जिन लोगों के मकान टूटे हैं, उनके मकान का हर्जाना उनको दे। और आज जो डीडीए कार्रवाई कर रही है, जो ये इतने बड़े बड़े बिल्डोजर चल रहे हैं, जो फोर्स लगी हुई है हमारी, इसका खर्चा कौन देगा? इस तोड़ फोड़ की कार्रवाई के खर्च को भी हमारी जेब से क्यों पूरा किया जाता है? टैक्स दे हम, तो वो पैसे से इनकी सैलरी जा रही है। आज तोड़ फोड़ की कार्रवाई हो रही है, इतना समय लग रहा है, लेकिन किसकी जेब से भरपाई हो रही है? वो भी जनता के से हो रही है। क्यों हो रही है भाई? मेरा कहना यह है कि आज की डेट में ये भरपाई इन काउंसलर, इन एमएलए और इन एमपीओ की जेब से होनी चाहिए, और बाकायदा रिकॉर्ड निकाल के होना चाहिए कि ये जो कॉलोनी में आज जो कार्रवाई जहां पे हुई है, उस कॉलोनी का रिकॉर्ड निकालना चाहना चाहिए। उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो प्लॉट के लेके बैठे हैं, उनसे रिकॉर्ड चेक करिए और देखिए ये किसके कार्यकाल के अंदर और कब कॉलोनी कटी है, कब उसका पेपर एग्जीक्यूट हुआ, और फिर उसी समय का काउंसलर कौन था जिसने इसको मकान को बनवाया, एमसीडी का उस टाइम जेई एई अधिकारी कौन था, कौन यहाँ पे हमारा पुलिस का अधिकारी था। एमपी साहब का एफिडेविट निकाल के देखिए 2014 का, जब उन्होंने चुनाव लड़ा, कि उन्होंने कितनी अपनी आय घोषित करी थी अपनी इसमें, और आज उनकी आय का आकलन करिए कि कितनी पहुंच गई। एमएलए के आपकी आय का आकलन करिए, जब उसने करी थी तब उसकी क्या पोजीशन थी। और पोजीशन तो पोजीशन छोड़िए, एमएलए साहब की तो उनकी शक्ल देख के बता देती है अब कि पहले वो दुबले पतले से थे बेचारे, एकदम ऐसे दिखते थे। और तमाम काउंसलर बता देंगे हमारे, जो काउंसलर अब तक पहले सीट पे थे, तब उनके शरीर और गाल कैसे थे देखने में, किस तरीके के लगते थे उनके चेहरे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, इस गरीब जनता को जो आपने उजाड़ा है, ठीक है, डेवलपमेंट होना है, रोड बनना है, यहाँ पे बनना चाहिए, राजधानी में अच्छे काम होने चाहिए। बहुत भीड़ बढ़ गई है, काफी रास्ते तंग हो गए हैं, होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। ऐसे लोगों के, बेचारे गरीब लोगों के मकान आप तोड़े हैं, तो पता नहीं तो क्या दिक्कत है। अरे भाई, मेट्रो दिल्ली में चली, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेट्रो के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसे कि अंग्रेजों के टाइम में एक रोलेट एक्ट आता था, जिसमें कहते थे ना दलील, ना अपील और ना वकील। तो ऐसे ही मेट्रो के लिए भी एक एक्ट बना, जिसके तहत ये तय हुआ कि मेट्रो जिस जगह से निकलेगी, वहां उसके आड़े बीच में जो कुछ भी आएगा वो हटाया जाएगा, बशर्ते उसी के हिसाब से उसको मुआवजा भी दे दिया जाएगा। तो क्या दिल्ली के अंदर तमाम मेट्रो नहीं निकली? बताइए मेरे को। शीला जी ने तमाम दिल्ली की झुग्गियां, रेड़ी पटरी, जितनी भी रोड पे लगती थी, सबको सम्मानित तरीके से हटाया और बसाया पूरी दिल्ली में। कहीं दिखती थी क्या? क्या क्या सपना था शीला जी? शीला जी भी तो ये चाहती थी कि दिल्ली को वो पेरिस बनाना चाहती थी। क्यों बनाना चाहती थी? क्या वो पेरिस अपने लिए बनाना चाहती थी? वो जानती थी कि दिल्ली राजधानी है, जब भी कोई व्यक्ति राजधानी में आता है तो उसके मन में एक
एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि यार दिल्ली हमारी राजधानी कैसी होगी। अब उसको पता चला कि आगे रास्ता ना मिले उसको रोड पे चलने के लिए, जा रहा बेचारा, अच्छे कपड़े पहन के निकला और किसी ने उठाया और बराबर में से गाड़ी में पान की पीक ठोक दी उसके ऊपर, बेचारे का हो गया कांड। घंटों वो धुएं उड़ रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में जाम की समस्या आज की डेट में क्या है। लेकिन शीला जी ने एक क्रमबद्ध तरीके से उनको यहाँ से दिल्ली से हटाया और उसके बाद उनको बसाया। आप चाहे शाहबाद डेयरी है, कोलंबी है, नरेला है, बवाना है, तमाम जगह है जहाँ पे उन लोगों को ले जाके उन्होंने स्थापित किया कि भाई आपको रोजी रोटी साधन उनको सब दिया कि भाई आप यहाँ पे बस जाइए। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए चेहरे के साथ, तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।